राधे राधे। आज अपन नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली जो नर्सिंग है, जेट्रिक नर्सिंग है, उसके बारे में आज देखेंगे कि इसके अंदर तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं, जो ये तीनों सिर्फ ये तीन ही क्वेश्चन आते हैं मेनली। थ्योरीज ऑफ एजिंग, कि एजिंग की थ्योरीज क्या है, कैसे एजिंग होती है, फिर उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं एजिंग के, एंड नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स, कि जेट्रिक नर्सिंग के दौरान कौन कौन से रोल ऑफ नर्स होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एजिंग। एजिंग क्या होता है? एक बायो साइको सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन अ पर्सन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। मतलब बायो साइको सोशल मतलब बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशली, मतलब तीनों कंपोनेंट है इसमें। कि बायोलॉजिकली क्या हुआ कि बॉडी से रिलेटेड जो होता है कि सारे जो फंक्शंस है, जो ऑर्गन्स है, वो सारे क्या होते हैं, डिटोरेट होने लगते हैं रिलेटेड टू टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कि साइकोलॉजिकल, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है पर्सन्स की, वो क्या होती है, समय के साथ डिक्रीज होने लग जाती है। और दूसरा सोशली, कि जो अपने उसके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स सोसाइटी, वो भी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, वो सेपरेटेड होने लग जाता है। जब ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं, वो प्रोसेस क्या करता है, चेंज लाता है एक पर्सन में बर्थ से लेकर डेथ के बीच में। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी थ्योरीज। तो तीन थ्योरीज के ऊपर ये क्या है, रिलाई करता है। तो सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल, नेक्स्ट डेवलपमेंटल एंड नेक्स्ट आती है साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी। अब बायोलॉजिकल थ्योरी मतलब हुआ रिलेटेड टू बायोलॉजी, जो अपनी ह्यूमन बायोलॉजी उससे रिलेटेड है, ह्यूमन बायोलॉजी से। तो जिसके अंदर भी डिफरेंट थ्योरीज है, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी। अब बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी क्या होती है, ये स्टार्ट होती है जब बेबी का कंसेप्शन, जब से बेबी इम्प्लांट होता है तब से स्टार्ट होती है, और नेक्स्ट कहाँ तक ख़त्म होती है, जब डेथ हो जाती है। जब एक ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें इम्प्लांट हुआ तो उसके अंदर जो वो ब्लास्टोमास बने, ये सारे सेल्स बनी है, नेक्स्ट फिर वो आगे फ्यूदर क्या हुआ, डेवलप हुआ, फिर उसका बर्थ हुआ, फिर उसका वो न्योनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसकी हाइट बढ़ी, उसका वेट बढ़ा, ये सारा क्या हुआ, उसका जो कॉग्निशन पावर है वो बना, वो सारा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर ये बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर आता है कि इस समय से स्टार्ट हुआ और इस समय पे ये ख़त्म हुआ। फिर आता है जीन थ्योरी। अब जीन थ्योरी में क्या होता है कि कोई ऐसी हार्मफुल जीन या फिर कोई डिफेक्टिव जीन हो, वो क्या होगी, समय के साथ क्या होगी, एक्टिवेट होगी, और जो लीड करेगी एजिंग को, और जो लीड करेगी डेथ को भी फ्यूदर। फिर आती है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर बेसिस थ्योरी पे वही है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर आता है मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो जेनेटिक मटेरियल उसके ऊपर की जो जीन होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो ग्रोथ और डेक्लाइन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जीन होता है, हर एक चीज़ का समय होता है कि वो एक समय के लिए ग्रोथ करेगा, आफ्टर जब वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, देन वो फर्दर क्या करेगा, डिट्योर होने लग जाएगा, डेक्लाइन करने लग जाएगा, और फिर क्या होगी, एजिंग होगी। फिर नेक्स्ट आता है सेल्यूलर लेवल। जब जो सेल्यूलर लेवल है तो उसके अंदर जो सेल है वो डैमेज होने लग जाएगा समय के साथ में। फिर आता है इम्यूनिटी। अब समय के साथ क्या इम्यूनिटी बढ़ी, जब बच्चा होता है उसमें इम्यूनिटी कम होती है, फिर जब अडल्ट होते हैं तब एक इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। फिर नेक्स्ट क्या होती है, जैसे समय बढ़ता है तो उसके साथ इम्यूनिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और इम्यूनिटी रिड्यूस होगी तो क्या किसको इफेक्ट करेगी, वो एजिंग को। फिर आता है न्यूरो एंडोक्राइन। समय के साथ क्या होगा कि जो न्यूरो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम रिलीज़ होने लग जाएंगे। जैसे फीमेल्स में जो होता है ईस्ट्रोजन लेवल है वो रिड्यूस होने लग जाता है आफ्टर मेनोपॉज, जिसकी वजह से जो बोन्स होती है ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल थ्योरी, कि एनवायरमेंट के साथ जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट होने लग जाता है, और जैसे जैसे वो सेपरेट होगा उसके बाद उसे क्या हो जाए, जैसे अपन देखते हैं लाइफ के अंदर कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिपेंड होते हैं पेरेंट्स के ऊपर फॉर एवरीथिंग, फॉर देयर फीडिंग, फॉर देयर एनीथिंग, मतलब कि उसकी शेल्टर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या होता है, अडल्ट होता है, अडल्ट होने के बाद वो इंडिविजुअली एक खुद सारे काम करने के लिए पोटेंशियल हो जाता है। फिर उसको सोसाइटी की भी ज़रूरत होती है कि उसको एक स्टेटस चाहिए, बट आफ्टर अ वाइल जब समय आता है उसके बाद क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जब वो सेपरेट होने लग जाता है,
जिसे अपन सेल्फ स्टीम कहते हैं। सेल्फ स्टीम का पॉइंट आ जाता है अडल्ट के अंदर। फिर उसके बाद जो फ्यूचर होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट की एजिंग आने लग जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट आता है साइको सोशल थ्योरी। अब साइको सोशल थ्योरी होती है कि कॉग्निशन से रिलेटेड, जिसके अंदर आता है डिसअरेंजमेंट, एक्टिविटी और सब कल्चरल थ्योरी। अब डिसअरेंजमेंट थ्योरी क्या होती है कि जिसके अंदर जो पेशेंट है वो अपनी क्या होती है, जो सोसाइटी होता है उससे क्या होता है, कट डाउन हो जाता है, सेपरेट होने लग जाता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हो जाता है कि वो अब क्या होता है, साइकोलॉजिकली लोगों से दूर रहना प्रेफर करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिसअरेंजमेंट करता है उसके अंदर, उसका सोसाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, और जो कि आगे क्या करता है, उसे एजिंग के अंदर आगे और ज़्यादा धक्का देता है। फिर आता है एक्टिविटी थ्योरी। अब जो एक्टिविटी थ्योरी है वो डिसअरेंजमेंट थ्योरी की क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब कि अच्छी एजिंग के लिए, एक सक्सेसफुल एजिंग के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन का बहुत ज़रूरी है, फिजिकली और मेंटली बोथ। इसका इंटेलेक्चुअली पार्टिसिपेशन होना, उसके फंक्शनिंग को वेल मैनेज करने के लिए क्या होना, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अब वैसे ही अपन ने देखा डिसअरेंजमेंट थ्योरी में तो उसने क्या किया, पार्टिसिपेशन को कट डाउन कर लिया, पर एक्टिविटी थ्योरी में उसने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया, जिससे कि क्या हुआ, एक अच्छी वेल सेटल ओल्ड एज वो गेन कर सके। फिर आता है सब कल्चरल थ्योरी। अब सब कल्चरल थ्योरी होता है कि वो अपना स्टेटस को क्या कर दे, लॉस हो जाए, उसका जो स्टेटस है एक समय तक रहता है कि सब लोगों, मतलब कि हर व्यक्ति को कि स्टेटस चाहिए, बट आफ्टर अ वाइल उस सबको शांति और पीस चाहिए। तो वो इस थ्योरी में आता है कि स्टेटस ना कि सिर्फ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बल्कि जो उसका स्टेटस है वो उसका हेल्थ से रिलेटेड आएगा, उसका जो मॉर्बिडिटी है या मोर्टेलिटी है उससे रिलेटेड आएगा। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर भी दो थ्योरी है, जैसे कि अपन देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो समय के साथ एंड तक होता है, वहीं ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ एक तो मेजरेबल होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि लिमिटेड होता है, ना कि अनलिमिटेड होता है। ये मेजर डिफरेंस होता है बच्चों के अंदर कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। तो वैसे ही डेवलपमेंट क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है कि आप समय की हर सीढ़ी के साथ कुछ ना कुछ सीखते हो। तो वही डेवलपमेंट है कि हर जो व्यक्ति है वो समय के साथ सीखता है। तो वही कंटिन्यूटी थ्योरी है कि वो समय के साथ इतनी ज़्यादा कॉपिंग एबिलिटीज़ गेन कर लेता है कि जब उसकी एज आती है तब वो सारे जो डिस्ट्रेसेस है या फिर जो उसके एज के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। जैसे घर में भी मम्मियाँ बोलती है ना कि अब हमारी उम्र हो गई है, नहीं तो हम पहले तो बहुत काम कर लिया करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गया कि एज आ गई है, तो वो इसलिए उनकी क्या डिटोरेशन होने लगी है। तो ये उसका कॉन्टिन्यूटी थ्योरी है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल टास्क। अब एक सक्सेसफुल एजिंग के लिए हर एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एज पे या हर स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ पे कुछ काम होते हैं, हर गोल होते हैं, उन गोल्स को, उन एम्स को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। वो इसमें होता है डेवलपमेंट टास्क थ्योरी। डेवलपमेंट के साथ हर एज के साथ एक टास्क मिलेगा, उस टास्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग, कि एजिंग के कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक बायोलॉजिकल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव, सब कल्चर और कॉनोलॉजिकल, ये सारे मिलकर एक कोहेरेंट सेट बनाते हैं और उससे क्या करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं एजिंग का। अब एजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि बायोलॉजिकली मतलब फिजिकल हेल्थ, उसकी जो बायोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, समय के साथ क्या हो जाएगी, स्लो अस डाउन, मतलब धीरे हो जाएगी। उसका जो सेल्यूलर, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो चेंजेस है वो समय के साथ आने लगेंगे, और जो कि उसके फंक्शनली उसको क्या हो जाएगा, डेक्लाइन होने लग जाए। जैसे उसका कार्डिक आउटपुट है कम होने लग जाएगा, गैशियस एक्सचेंज है वो कम होने लग जाएगी, इम्यूनिटी कम हो गई है, उसकी जो मेमोरी पावर है वो कम होने लग गई, तो जो उसके फंक्शंस है वो क्या हो गए, डेक्लाइन होने लग गए। और फिर जो चेंजेस हो गए वो उसके फिजिकल अपीयरेंस पे आने लगेंगे, उसको फिजिकली दिखने लगेगा कि उसके चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब एजिंग आ रही है। फिर नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल ये इफेक्ट करता है कि पेशेंट की जो कॉप अप करने की, अडेप्ट करने की जो
कॉपिंग एबिलिटीज़ थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। अब वो इतना ज़्यादा अडेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन वो इस चीज़ को अडेप्ट और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उसको फिज़िकली, सोशली और इमोशनली सब चीज़ों का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक वो एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन, एक सक्सेसफुल एजिंग को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव मतलब कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अब देखते हैं कि पेशेंट्स जैसे अल्जाइमर्स होता है वो एज के साथ क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है कि ओल्ड एज में मैक्सिमम पर्सन्स को प्रेजेंट होता है कि क्योंकि अब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम तो काम कर नहीं रहा है, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, जो भी न्यूरॉन्स है वो भी एट्रोफिफाइड हो गए हैं, मतलब कम काम करने लगे हैं, उनमें डिक्रीशन हो रहा है, उनमें डिक्रीज होने लग गया सब कामों में। तो क्या होगा, सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी, उनको एनजाइटी, मतलब कि हर छोटी छोटी, अपन देखते हैं ना घर में बूढ़े लोग होते हैं वो हर छोटी छोटी बात पे एनजाइटी करने लग जाते हैं। दूसरा, भूलने लगेंगे, उन्हें याद नहीं रहेगा। दूसरा, कई बार तो जैसे अल्जाइमर में तो इतनी ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो लोग खाना खाना तक भूल जाते हैं कि वो उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, घर के मेंबर्स तक को भी भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सोशल कल्चर। अब सोशल कल्चर क्या आता है, हर पर्सन जो होता है उसका एक सोसाइटी के अंदर एक काम होता है, और वही काम जब एजिंग होती है समय के साथ उसके जो रोल और रिलेशनशिप है वो चेंज होते रहते हैं, वो बदलते हैं, और वो इसका एक एस्पेक्ट बन जाता है एजिंग का कि जब वो सारे रिश्ते नातों से टूट जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, वो डेथ को ट्रिगर हो जाती है उसकी। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल है कि एक पर्सन का अमाउंट ऑफ टाइम कि वो कितने साल तक जिएगा। कोई 20 ईयर्स तक, कोई 30 ईयर्स, कोई 50 ईयर, कोई 100 ईयर्स तक जीता है। तो वो एक क्रोनोलॉजी मतलब कितने नंबर्स या कितनी अमाउंट, कितना साल वो जिएगा। जो क्रॉनिकल एज है वो किसी की भी सेम नहीं रहती, किसी की भी एज कभी भी कहीं पर भी इफ़ेक्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नर्स। अब जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं उनको एक तो बहुत जेंटली हैंडल करना होता है, जब उनकी केयर करें तब एकदम उनको प्राइवेसी प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, उनकी जब भी जो एल्डरली पेशेंट है उनको है ना, उनको इंडिपेंडेंट बनाने का, उनको कि वो एकदम टोटली डिपेंडेंट नहीं है, उनको मोटिवेट करना है कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी डायड। क्योंकि कई बार होता है ना, लोग कहने लग जाते हैं कि अब तो हम मरने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, उन्हें मोटिवेट करना है, लाइफ से रूबरू करवाना है। और उन्हें नेक्स्ट आता है इनके कि सपोर्टिव रोल, जो नर्स होती है वो सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करती है। उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी रिलेशनशिप है, उनकी सेल्फ एक्सप्रेसिंग है, कल्चरल सेंसिटिविटी, उनको सबको क्या करेगी, एनकरेज करेगी, उनको सपोर्ट करेगी कि। फिर आता है रिस्टोरेटिव रोल। अब क्या एजिंग हो रही है तो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लग गए हैं, फिजिकल अपीयरेंस ख़राब होने लग गए, तो सबको क्या करना है, मेंटेन रखना, और उनके मैक्सिमम लेवल तो उनसे क्या करना है, काम करवाना है। उनकी फिजिकल हेल्थ जैसे योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करे, चेंज करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करें। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेटिव रोल। अब नर्स का ये रोल होता है कि उनको सेल्फ केयर के बारे में बताएं। जैसे बूढ़े हो जाते हैं वो सेल्फ केयर तो भूल ही जाते हैं, सेल्फ केयर तो करते नहीं, तो उन्हें एजुकेट करना है कि सेल्फ केयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उनको जो भी कोई डिजीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, उन सबसे उनको बताना है, जिससे कि वो क्या करें। जैसे कई बार होता है कि जब ओल्ड एज होती है तो उनमें क्या होता है, डिजीज़ लगने की या इम्यूनिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, तो डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन सब के लिए उन्हें क्या करना है, एजुकेट करना है। फिर लाइफ एनहांसिंग रोल, उनकी जो डेली लिविंग एक्सपीरियंस है उन्हें क्या करना है, एनहांस करना है। अगर पेन है या फिर एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, पेन है या फिर कोई तकलीफ है तो उसको क्या करना है, रिलीफ प्रोवाइड करना है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजियल रोल। मैनेजियल रोल में आता है कि जो भी अदर स्टाफ है, अदर मैनेजमेंट है, उनके होम एनवायरनमेंट है, उन सबको सुपरवाइज़ करना, उन्हें बताना है कि आप एक जियाट्रिक नर्सिंग को कैसे कर सकते हैं, या फिर उनको कैसे केयर किया, कैसे सपोर्ट किया, कितना मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उन सबको क्या करना है, एजुकेट करना और मैनेज करना है। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।